नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आज जो हम प्रश्न पत्र लेकर आए हैं वह है राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज व्याख्याता का, कॉलेज लेक्चरर का, जो कि 2021 में इसका परीक्षा हुई थी और यह जो पेपर है वह शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र को आज हम हल करेंगे और यह वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है उन सभी के लिए, चाहे वो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित यूपी HESC का। ठीक है, और यह आपके TGT PGT के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए शुद्ध वाक्य हमें बताना है। 3 वाक्य दिए हैं, हर विकल्प में अलग अलग वाक्य है, हमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे दिया है कि आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि इस जो विकल्प है इसमें विकल्प सी और विकल्प डी दोनों में ही जो वाक्य दिए हैं वो सारे शुद्ध हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट होता है। ठीक है, दिवारात्र भी नहीं होता, यह भी अशुद्ध है। नहीं, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। ठीक है, और इसमें छत्र छाया शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। इसमें ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये अशुद्ध है। और छत्र छाया नहीं होता, होता है छत्र छाया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से उच्छ्वास सही है, मातृच्छा सही है, दुष्कर्म सही है, स्रोत सही है, घनिष्ठ सही है, ऐन्द्रजालिक भी सही है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध शब्द नहीं है, हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप सभी देख रहे हैं, सामने ही है, सी, पुनरअपि। पुनरअपि शब्द अशुद्ध नहीं है, बल्कि जो याज्ञ वल्क्य है यह गलत है, क्योंकि इसमें ला हर्ष होगा। ठीक है, याज्ञवल्क्य होगा। मंत्री परिषद भी गलत है, क्योंकि दा में हलंत नहीं लगा है, मंत्र परिषद होगा। ज्योत्सना भी गलत है, ये ज्योत्सना होगा। ठीक है, तो इस तरह से अशुद्ध शब्द नहीं है पुनरअपि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है। 4 विकल्प दिया है, सही विकल्प है डी, आपका यह मत ग्राह्य योग्य है, यह शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि आपका यह मत ग्राह्य है। ठीक है, ग्राह्य योग्य का कोई अर्थ नहीं, ग्राह्य है वही में संपूर्ण हो जाएगा पूरा वाक्य। ठीक है, बाकी ये सारे शुद्ध हैं। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, ये तीनों शुद्ध था और यह अशुद्ध था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य नहीं है, फिर से पूछा है कौन नहीं है। तो सही विकल्प हमें बताना है, डी है, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। ठीक है, यह जो है अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो यह जो है अशुद्ध नहीं है। बाकी जितने हैं वे सारे अशुद्ध हैं। वह अपराधी दंड देने योग्य है, यह भी अशुद्ध है। वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, यह भी अशुद्ध है। विद्यार्थियों की मेले में अनेकों टोलियां थी, यह भी अशुद्ध है। ठीक है, तो यह देखिए इसमें से शुद्ध क्या होगा, वह अपराधी दंड देने योग्य है, नहीं, वह अपराधी दंड के योग्य है। ठीक, वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, नहीं, बल्कि वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। ठीक है, विद्यार्थियों की मेले में अनेकों टोलियां थी, नहीं, विद्यार्थियों की मेले में अनेक टोलियां थी। ठीक है, अनेकों टोलियां, ये दोनों बहुवचन हो गए। ठीक है, अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, इसको अनेकों करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं,
सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य कौन सा नहीं है? सॉरी, तो इसमें जो सही विकल्प है वह है ए, इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं। यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, ठीक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। यहाँ पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो पुरुषवाचक या अथवा और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा से पहले वह और यह लगा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, नौकर बीमार रहा। यह इसमें इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हम उसे कहेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या फिर वस्तु पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अथवा कर्म पर पड़े, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राजा ने दान दिया, नौकर चिट्ठी लाया, पंडित कथा सुनाते हैं। अकर्मक क्रिया क्या है? या फिर श्याम आम खाता है, ये सब श्याम करता है और खाने के साथ उसका कृत रूप से संबद्ध है। क्या खाता है? आम खाता है। इस तरह आम का सीधा खाने से संबंध है, अतः यहाँ पे कर्मकारक हो जाएगा। और यहाँ श्याम के आम खाने का फल आम अर्थात कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए खाना क्रिया सकर्मक है। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है। यहाँ गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हैं, ठीक है। अकर्मक क्रिया की बात करें तो अकर्मक क्रिया जो है, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता और क्रिया का व्यापार या फल दूसरे पर न पड़ करके कर्ता पर पड़ता है, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे श्याम सोता है, सोना क्रिया अकर्मक है। श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ेगा, अतः सोना क्रिया अकर्मक है। इसी प्रकार नौकर बीमार रहा, यहाँ बीमारी अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, किस विकल्प में? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया। इसमें जो है समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अव्यय किसे कहते हैं अगर हम बात करें, यहाँ पे देख लीजिए आप, अव्यय ऐसे शब्द कहलाते हैं जिनमें वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना आए, वे सदैव अपने हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। चूँकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी, इन्हें अविकारी भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जब, तब, अभी, उधर, यहाँ, वहाँ, ये सारे जितने शब्द हैं ये अविकारी शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, ठीक है। अव्यय के भेद की अगर हम बात करें तो अव्यय मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ पे समुच्चय क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है अगर हम बात करें तो क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। जैसे मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा, तो वह क्रिया विशेषण अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय कौन सा होता है? जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ जो भर है, दिन भर,
ठीक है, वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, यहाँ पे दो, देखिए दो वाक्यों को यह जोड़ रहा है और, ठीक है, तो इस तरह से यह समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। विस्मयादि बोधक अव्यय वे होते हैं जैसे विस्मय, आश्चर्य, आश्चर्यजनक भावों का बोध कराने वाले ये शब्द होते हैं। जैसे अरे हाय, मतलब जो आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं, हाय, सर्वनाश हो गया, खुशी मिल गई, है ना, ये सारी चीज़ें। समुच्चय बोधक अव्यय भी कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको जानना है तो समानाधिकरण, व्याधिकरण, ठीक है, समानाधिकरण के 4 रूप हो जाएंगे और व्याधिकरण के 4 रूप हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, काव्य की यह परिभाषा देने वाले आचार्य हैं कौन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सी, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ का समय जो है वो 17वीं शताब्दी है। ठीक, और इनकी ये जो है इनका जो जन्म हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम पेरू भट्ट और माता का नाम लक्ष्मी था। ये शाहजहाँ के आश्रय में रहते थे। इनकी रचनाओं की हम बात करें अगर, इनकी रचनाएं जो हैं वो हैं क्रमशः रस गंगाधर, चित्र मीमांसा खंडन, जगदाभरण, अमृत लहरी, भामनी विलास, शब्द कौस्तुम, ठीक है, इत्यादि। अगर हम बात करें इनकी, तो पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य लक्षण की उस पूरी परंपरा पर ध्यान दिया जिस परंपरा में शुरू से विवाद होते चले आ रहे थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि काव्य शब्द में होता है और इन्होंने ये भी कहा कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। ठीक है, और इन्होंने अपनी रचना रस गंगाधर, इनकी रचना है रस गंगाधर, इनका समय और इनकी रचना खास तौर पे याद रखिएगा। रस गंगाधर में इन्होंने 3 काव्य लक्षणों को बताया, एक सामान्य रूप से, एक परिष्कृत रूप से और एक कलित रूप से। ठीक है, सामान्य काव्य लक्षण के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। ठीक, मम्मट की बात करें तो आचार्य मम्मट ने ऐसे शब्दों को काव्य माना है जो दोष रहित और गुण सहित हों। उनमें चाहे अलंकार का प्रयोग हो या ना हो, मगर उन शब्दों में मन को पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि मम्मट कहते हैं तथ दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। ठीक, आचार्य विश्वनाथ जी की बात करें तो आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कहते हैं रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक, आचार्य कुंतक की बात करें तो आचार्य कुंतक कहते हैं शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्दा हृदय कारिणी। ठीक है, ये कहते हैं कि व्यापार से युक्त सुंदर रचना से व्यवस्थित शब्द और लय को काव्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो सही विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो एक जगह पर इन्होंने सादगी और जोश से समन्वित रचना को भी काव्य माना है। ये लिखते हैं शिक्षित कवि की युक्तियों में चमत्कार का होना परमावश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जबकि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अपने चिंतामणि नामक निबंध संग्रह में काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती चल आई है उसे कविता कहते हैं। बाबू गुलाब राय कहते हैं, इन्होंने रसात्मक वाक्य को काव्यादर्श मानकर इसका काव्य लक्षण निर्माण करते हुए कहा
कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ठीक सॉरी। बाबू श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि इन्होंने काव्य साधना को शब्द साधना माना है और भिन्न भिन्न काव्य कृतियों के समष्टि संग्रह को साहित्य कहा। ये कहते हैं काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये इनको हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। इनका समय है 1864 से लेकर 1938 ईस्वी। जन्म इनका रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी अनुदित और मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनकी कृतियां हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, सरगो नरक ठिकाना नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही ये कहते हैं कि साहित्य को इन्होंने ज्ञान राशि का संचित कोष माना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ आचार्यों का जो था हमने आपको बता दिया। देखिए शुक्ल जी की हमने बताया आपको। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इसके साथ ही बाबू गुलाब राय ने जो कहा है उनका भी कथन हमने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोत यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? सॉरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी, मम्मट को। मम्मट को इन्होंने चुनौती दी है। आचार्य मम्मट जो थे जयदेव के अनलंकृति का उत्तर अपनी परिभाषा में देते हैं और वो काव्य प्रकाश वृत्ति में ये कहते हैं कि मम्मट ने दी थी पहली बात पहले काव्य की परिभाषा, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वल्लीकृति पुनः क्वापि। ये कहते हैं ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित एवं गुण सहित हो, कभी कभी अनलंकृत होने पर भी काव्य कहलाता है। इसमें इन्होंने शब्दार्थों के 3 विशेषण बताए थे। अदोषो दोष रहित हो, सगुणो गुण सहित हो, और कभी कभी अगर अलंकार नहीं है तो भी चलेगा। जिस पर आगे चल कर जयदेव, विश्वनाथ और जगन्नाथ इन तीनों ने ही आपत्ति जताई थी। कहीं कहीं अलंकार विहीन काव्य को भी की संज्ञा दी मम्मट ने, और इस पर सबसे पहला प्रहार जयदेव ने किया। जयदेव ने कहा ऐसा कहना उतना ही हास्यपद है जितना अग्नि को उष्णता से विहीन कहना। भामा ने शब्दार्थों सहित काव्यम कहकर कविता की परिभाषा दी है। जयदेव का समय जो है वो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो जयदेव थे इन्होंने अपना ग्रंथ अलंकार शास्त्र लिखा चंद्रालोक के नाम से। ठीक है, इनका समय है 13वीं शताब्दी, आप सभी याद रखिएगा। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष और न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात हैं। बात करें हम अप्पय दीक्षित की, तो अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्तिवार्तिक, चित्रमीमांसा, कुबलयानंद नाम के ग्रंथों को लिखा। ठीक है, क्षेमेंद्र ने गुणालंकार सहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो काव्य काव्य विदो विदः कहा हुआ है। ठीक है, बाकी भामा का हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भट्ट तौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है, क्या है? तो सही विकल्प हो जाएगा ए, प्रज्ञा, नव नवोन्मेष सालिनी प्रतिभा मता। ठीक है, सबसे पहली बात काव्य हेतु कहें तो हेतु का मतलब होता है कारण। काव्य का सृजन किस कारण हुआ ये बताना। ठीक है, तो रचना
काव्य की रचना के 3 हेतु कहे जा सकते हैं। विभिन्न आचार्यों ने माना कि प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, इसी पे आगे चल करके क्या हुआ, कई सारे आचार्यों ने काव्य के 3 हेतु किए। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, पहला प्रतिभा, दूसरी उत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। प्रतिभा जो थी उसके 2 पार्ट कर दिए, कार्यत्री प्रतिभा, भावित्री प्रतिभा। ठीक है, और जो कार्यत्री प्रतिभा थी उसको आगे चल के 3 पार्ट कर दिया, सहजा, आहार्या और औपदेशिक। प्रतिभा क्या है? प्रतिभा काव्य की अनिवार्य शक्ति है, इसके बिना काव्य का सृजन नहीं किया जा सकता। यानी करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। ठीक है, लेकिन कभी अगर का प्रतिभा नहीं है तो प्रतिभा को जन्मजात दैवी शक्ति और संस्कार रूप माना जाता है। ठीक है, प्रतिभा होनी चाहिए। भट्टतौत ने यही कहा है। ठीक है, प्रतिभा की व्याख्या की है कि नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। ठीक है, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। ठीक है, आगे जो है अभिनव गुप्त ने कहा है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण सक्षमा प्रज्ञा। ये जो लाइन है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण सक्षमा प्रज्ञा, ये जो लाइन है, थोड़ा सा अगर हम इसमें संशोधन कर दें तो यह है अभिनव गुप्त की। ठीक है, अभिनव गुप्त का यही कहना है। और आगे अगर हम बात करें, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पे देख लीजिए, ये पंक्ति अभिनव गुप्त की है। और क्षणम स्वरूपर सोस्था प्रज्ञेन प्रतिभा कवह, यह महिम भट्ट की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, हमने जो बताया आपको, इसे कवित्व का बीज माना जाता है प्रतिभा को। ठीक है, भामा ने काव्यालंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है। कहाँ पे, किस विकल्प में सुमेलित नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा डी, कीर्ति व प्रीति विश्वनाथ। ठीक है, यह विकल्प असंगत है। ठीक है, बाकी जितने भी विकल्प हैं सही है। भोज का है, ये विश्वनाथ का नहीं बल्कि भोज का है। ठीक है, भोज का काव्य प्रयोजन है कीर्ति और प्रीति। विश्वनाथ का काव्य प्रयोजन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, चतुर्थ वर्ग फल प्राप्ति। दंडी का है सहृदयों की प्रियता एवं धनार्जन। आनंदवर्धन का है रस की निष्पत्ति, चतुर्थ वर्ग फल की प्राप्ति। कुंतक का है लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद लाभ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो अभी हमने बताया क्या कौन सा काव्य हेतु नहीं है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा, ये तीनों सी प्रेरणा जो है वो काव्य हेतु नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ये सब हमने भी आपको बताया था। राजशेखर ने काव्य मीमांसा के अंतर्गत काव्य के 4 हेतुओं की चर्चा की है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। ठीक है, तो इसलिए समाधि को भी लिया जाएगा क्योंकि राजशेखर के अनुसार। ठीक है, राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। मूलतः 3 होती है प्रतिभा, लेकिन राजशेखर ने 4 माना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी अवधारणा यह किसकी है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात करें तो
ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। द्विवेदी जी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है और इनकी रचनाएं हैं, कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं, जैसे आप उन्हें देख लीजिए। सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, कबीर 1951। ठीक है। और शुक्ल जी की बात करें तो इन्होंने विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया और शुक्ल जी के बारे में हम सभी जानते हैं। इनका प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी के निबंध को माना जाता है और इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय एवं सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। अब हम अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। ठीक। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी भी युग की भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो रसवादी आलोचक माने जाते हैं। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, साहित्य का समाजशास्त्र इत्यादि। ये कहते हैं, इनका महत्वपूर्ण कथन है कि आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। इसे याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक और प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार है किसका? तो सही विकल्प है सी, विश्वनाथ का। ठीक है। ये आचार्य विश्वनाथ ने रत या वत्सल को स्थायी भाव मानकर वात्सल नाम के 10वें रस का प्रतिपादन किया था और इन्होंने ही रस को काव्य की आत्मा भी घोषित किया। ठीक। आगे अगर हम बात करें तो रामचंद्र गुणचंद की, तो इनकी नाट्य दर्पण इनकी कृति है, सम्मिलित कृति है, जिसमें इन्होंने लौल्य, स्नेह, व्यसन, सुख, दुख, नवीन रसों की कल्पना की है और क्षुत, तृष्णा, मैत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, संतोष, क्षमा, मार्दव, आर्जव, दाक्षिण्य नाम के नवीन संचारी भावों का भी वर्णन किया है। आचार्य क्षेमेंद्र की बात करें तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनके शिक्षा गुरु थे अभिनव गुप्त। अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को काव्य का मूलभूत तत्व माना है। शारदा तनय की बात करें तो शारदा तनय का समय 13वीं सदी माना जाता है और यह कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना है भाव प्रकाशन, जिसमें 10 अध्याय या अधिकार हैं। ये हमने इनके बारे में इसलिए बताया क्योंकि ये सारे विकल्प में उपस्थित थे। ठीक है। इनके बारे में भी आप ताकि जान लें, कभी आगे हो सकता है प्रश्न इनसे बन सा जाए। ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन है किसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। साधारणीकरण क्या है? भावों का व्यक्ति विशेष से आबद्ध न रहकर मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा साधारणीकरण के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कवि अपनी अनुभूति के साथ अपना रस भी सहृदय के पास भेजता है, अतः रस की स्थिति कवि के हृदय में मानना उतना ही अनिवार्य है जितना सहृदय के हृदय में मानना। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि साधारणीकरण का अर्थ रचयिता और उपभोक्ता के बीच भावना का तादात्म्य है।
साधारणीकरण वास्तव में कविकल्पित व्यापार का होता है, केवल किसी पात्र विशेष का नहीं। राधा वल्लभ त्रिपाठी कहते हैं कि साहित्य शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी लोक मंगलकारी रचना है जो रचनाकार के भावों, विचारों या आदर्शों को पाठक या समाज में संप्रेषित करती है। ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो भट्टनायक के बारे में देख लीजिए। भट्टनायक कहते हैं कि विभावादि का साधारणीकरण होता है। शुक्ल जी के अनुसार आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना और श्याम सुंदर दास ने सहृदय के चित्त का साधारणीकरण माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। सही विकल्प हो जाएगा ए, साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो यह जो अभिनव गुप्त का कथन है, अभिनव गुप्त के बारे में बात करें तो अभिनव गुप्त कहते हैं साधारणीकरण व्यंजना के विभाजन व्यापार का परिणाम नहीं है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नाम के श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। ठीक है, और इनका जो समय, जिसे तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है, इनका समय है 10वीं सदी का उत्तरार्ध। ठीक है, और ये कश्मीर निवासी थे और इनकी जो प्रसिद्धि है वह भरत के नाट्यशास्त्र और आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक के टीकाकार के रूप में हुई। मूल रूप से ये दार्शनिक और शैव थे, जिससे इन्होंने शिवाद्वैत दर्शन का भी प्रतिपादन किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ इनके मत हैं, जैसे ये कहते हैं कि व्यंजना विभावन व्यापार द्वारा साधारणीकरण होता है। इसके अलावा अभिनव गुप्त कहते हैं कि विभावादि के संयोग से व्यंजना नाम की एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है। ये कहते हैं विभावादि के स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। सामाजिक की अनुभूति का भी साधारणीकरण होता है। स्थायी भाव अनादि वासना के रूप में सहृदय के हृदय में पूर्व स्थित रहता है। अभिनव गुप्त का कहना है विभावादि व्यंजक होते हैं और रस व्यंग। इसके अलावा ये कहते हैं कि रसानंद अखंड होता है और ये रस को आनंद स्वरूप और ब्रह्मानंद सहोदर भी मानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉरी, अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये सारा हमने बता दिया। अगला प्रश्न है रस ध्वनि किसे कहा गया है। ठीक है, तो सही विकल्प है डी, असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि को रस ध्वनि कहा गया है। ध्वनि क्या है? जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौण बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं, तब वह अर्थ ध्वनि कहलाता है। विभिन्न जो आचार्य थे उन्होंने ध्वनि के कई भेद किए। ठीक है, जिसमें से ध्वनि के दो भेद हुए मूल रूप में। पहले अभिधा मूलक ध्वनि और लक्षणा मूलक ध्वनि। ठीक है, फिर अभिधा मूलक जो ध्वनि थी उसी को दो भागों में बांटा गया, संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। ठीक है, और लक्षणा मूलक जो ध्वनि थी उसे ही अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि दो भागों में बांटा गया। अभिधा मूलक ध्वनि के अंतर्गत ही असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि आएगी। और ये जो संलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि है वो दो रूपों में बटी, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। और जो असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि थी वह रस ध्वनि भी कहलाई और वह बाद में दो रूपों में बटी, रस और भाव। ठीक है, तो ये कई सारे पार्ट हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, उम्मीद है आपको जो हम बताते चले वो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वाच्यार्थ की वांछनीयता और उसका व्यंगनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
ये जो विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि है, इसी को ही अभिधा मूलक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जो भी हमने बताया कि ध्वनि के दो रूप हैं। अभिधा मूलक ध्वनि को ही विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि कहते हैं और लक्षणा मूलक ध्वनि को अविवक्षितवाच्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो वही वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? तो यह विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि की विशेषता है, अर्थात अभिधा मूलक ध्वनि की विशेषता है। ठीक, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं आनंदवर्धन ने ध्वनि के दो भेद किए थे ये। ठीक, यही हम आपको समझाना चाहते थे। यहाँ पे देखिए ये तालिका है, यही तालिका। ठीक ये ठीक है, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, वाक्य वक्रता के अंतर्गत। ठीक है, कुंतक जो है वो 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका समय माना जाता है। कश्मीर निवासी थे। प्रसिद्ध ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम, 4 उन्मेषों में विभक्त है। ठीक है, इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना और वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक रहे हैं ये। इन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद किए। ठीक, जिसमें पहला था वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता और वाक्य वक्रता, और इसके अलावा प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। 6 रूप में इन्होंने विभाजित किया। ठीक, तो इसमें से जो प्रश्न पूछा गया था क्या कि अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो वह वाक्य वक्रता के अंतर्गत आता है। इसी में ही उन्होंने अलंकारों के विधान की बात की है। स्वभावोक्ति और अर्थालंकार, इसके 2 भेद इन्होंने यहीं पे बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेश को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते हैं? तो सही विकल्प है बी, भामा। भामा ने अलंकार का मूल वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते। ये कहते हैं, सहसा सर्वेश वक्रोक्तिरन अयार्थो विभाव्यते, यत्नोड्यस्य कवि न कार्या को अलंकारोन्य विना। ठीक है, 6ठी शताब्दी के थे आचार्य भामा। ठीक है, इन्होंने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में माना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनिवार्य तत्व माना अलंकार को। इन्होंने कहा ना कांतापि विभूषितम विभाति वनिता मुखम। ठीक, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दंडी की प्रमुख पंक्ति और वामन की प्रमुख पंक्ति याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलंकार के संबंध में संगतगत अर्थ है? सही विकल्प यहाँ पे हमारा होगा डी, वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकु से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यह असंगत है। ठीक है, बाकी सारा सही है। संदेह अलंकार किसे कहते हैं? ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। आप सभी कमेंट करके बताइएगा हमें संदेह अलंकार किसे कहते हैं। ठीक, ये जो दिया है यहाँ पे संदेह नहीं होगा बल्कि वक्रोक्ति अलंकार की इन्होंने परिभाषा दी है। ठीक है, इसीलिए यह असंगत हो जाएगा। बाकी सारा जो सही है। ठीक है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार दिया है बार बार, यमक अलंकार की परिभाषा सही दी है, उपमा अलंकार की परिभाषा सही दी है। ये परिभाषा सही दी है लेकिन ये संदेह की नहीं बल्कि वक्रोक्ति की परिभाषा है। चलिए
आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं संदेह की परिभाषा, ठीक, वक्रोक्ति की परिभाषा, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न पत्र बहुत बड़ा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज फटाफट सॉल्व करेंगे। सुबरन को ढूंढत फिरे कभी कामी अरु चोर, ठीक है। सही विकल्प है इसमें बी, श्लेष अलंकार है, ठीक है। इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। श्लेष अलंकार के दो भेद हैं, सभंग और अभंग, ठीक, इन्हें भी आप देख लीजिए। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? हम सभी जानते हैं, वहाँ पे जहाँ पे प्रस्तुत में अप्रस्तुत हो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलौने गात, मनोनील मन शैल पर आपत प्रयोग प्रभात। भ्रांतिमान अलंकार कहाँ है? सादृश्य के कारण उपमेय को भ्रम या धोखे से उपमान समझ लेना ही भ्रांतिमान है, जैसे पाव महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एड़ी बीढ़ती जाए। संदेह अलंकार कहाँ है? जहाँ उपमेय में उपमान की आशंका हो, संशय हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। रूपक आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है। ये देखिए, अभी हमने उदाहरण बताया आपको, पाँव महावर देन को, नाइन बैठी आए, आप सभी जान गए ये भ्रांतिमान अलंकार है। चलिए, बताने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए, इसका एक और उदाहरण है। किंसुक कुसुम जानकर, झपटा भंवरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे सोचकर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शून्य भीति पर चित्त रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितरे, धोए मिटे न मरई भीत दुख पाई यही तनु हेरे। में कौन सा अलंकार है? इसमें विभावना अलंकार है, ठीक है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अपहनुति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ सत्य बात का निषेध करके मिथ्या वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ अपहनुति अलंकार होता है, ठीक है। चलिए, अपहनुति अलंकार के किसुंग गुलाब कचनार और अनारन की, डारत पर डोरत अंगारन को पुंज है, ये इसका उदाहरण है। मानवीकरण अलंकार है, जहाँ जड़ वस्तु प्रकृति आदि का मानवीय चेष्टाओं में का आरोपण किए जाए उन पे, वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, अपहनुति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है, वयन सगाई के संबंध में असत्य कथन है। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, ता वर्ग व टा वर्ग की वयन सगाई उत्तम कोटि की होती है, ठीक है। ये यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। वयन सगाई अलंकार क्या है? पहले ये समझ लेते हैं। यह डिंगल का विशिष्ट अलंकार है, जिसमें चरण का प्रथम अक्षर व चरणांत के अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर समान होता है। इसमें चरण के प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति चरणांत शब्द के अंत में भी संभव है, जैसे लाऊं मैं सिर लाज हूँ, सदा कहाऊं दास, गणपति गाऊं तुझ गुण, पाऊं वीर प्रकाश, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे देख लीजिए, ये वयन सगाई राजस्थानी डिंगल भाषा का एक प्रमुख अलंकार है, ठीक है। मुरारी दीन ने अपने ग्रंथ डिंगल कोश में वयन सगाई का निरूपण अनुप्रास के अंतर्गत न करके पृथक रूप से किया है, ठीक है। चलिए आगे भी देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी, अपहुनुति अलंकार। उपमेय का निषेध करके उपमान को स्थापित करें, ठीक है। जहाँ उपमेय को झूठा करके उपमान को सच्चा ठहराया जाए वहाँ अपहुनुति अलंकार होता है, जैसे मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलधि लहरियाँ की अंगड़ाई बार बार जाती सोने में प्रमुख अलंकार है। कौन सा अलंकार है?
सही विकल्प हो जाएगा ए, मानवीकरण अलंकार है। अभी हमने बताया था मानवीकरण अलंकार क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। सही विकल्प हो जाएगा सी, हिम्मत किम्मत होए, बिन हिम्मत किम्मत नाही, नहीं, करे न आदर कोय, रद कागद ज्यों राजिया। ठीक है, यह जो है वह दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। दोहा छंद क्या होता है? 13 और 11 मात्राओं की यति पर 24 मात्राएं होती हैं, उसमें यति होती है। ठीक है, और ये देखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दोहा जो है, दोहा के बारे में अगर देखना हो देख लीजिए। अर्धसम्मात्रिक छंद है। ठीक, विषम चरणों में पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। ठीक है, वो जो था वो शायद सोठा छंद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मात्रिक सम छंद नहीं है, कौन? तो सही विकल्प है डी, उल्लाला। उल्लाला सम मात्रिक छंद नहीं है, बल्कि यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। उल्लाला जो है अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसमें विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है, सब भांति सुशोभित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे है ईश्वर हम। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए, चौपाई, गीतिका और हरिगीतिका ये तीनों सममात्रिक छंद हैं। ठीक है, उल्लाला सममात्रिक नहीं, अर्ध सममात्रिक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दिगत उर्वी अति गुर्वी, सर्व पब्बय समुद्र सर, ब्याल बधिर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर, दिग्गयंग लर खरत परत, 10 कंधु मुख भर, सुर विमान हिमवानु, भानु संगठित परस्पर, चौके बिरंच शंकर सहित, कोलु कमठु, अहि कलमल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि, जब ही राम शिव धुन दल्यो। ठीक है, किस छंद से निबद्ध है? यह जो पंक्ति है पूरी इतनी बड़ी, वह किस छंद, इसमें कौन सा छंद है? इसमें है छप्पई छंद। सही विकल्प हो जाएगा बी। छप्पई छंद क्या होता है? छप्पई छंद एक विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। ठीक है, इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और 2 चरण लास्ट के उल्लाला के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है? सही विकल्प होगा हमारा ए, प्रथम 4 पंक्तियां रोला और अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं, यह उसका लक्षण नहीं है। बाकी जो कुंडलिया छंद है वह विषम मात्रिक छंद होता है, यह सही है। यह छंद 6 पंक्तियों का होता है, यह भी सही है। यह एक संयुक्त छंद है, यह भी सही है। लेकिन यह जो है वह दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। पहली जो पंक्ति होती हैं 2, वह रोला की और अंतिम 4 पंक्ति पहली 2 पंक्ति दोहा की और अंतिम 4 पंक्ति रोला की होती है। ये उल्टा दे दिया है, प्रथम 2 पंक्ति दोहा की और अंतिम 4 पंक्ति रोला की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। छंद में निबद्ध है। सही विकल्प है हमारा यहाँ पे ए, गीतिका। गीतिका छंद जो है वह सममात्रिक छंद है, और यहाँ पे देखिए सममात्रिक छंद है। 26 मात्राओं का चरण, पहले 14 फिर 12 मात्राओं पर यति होगा और अंत में लघु गुरु होता है। ठीक है, हरिगीतिका जो होता है हरिगीतिका छंद, यह सममात्रिक छंद, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पे यति होती है और अंत में लघु और गुरु होता है। ठीक,
देखिए अगला प्रश्न हमारा इसी से संदर्भित है। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकट से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह न कर न केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। में कौन सा छंद है? तो सही विकल्प हो जाएगा हरिगीति का छंद। अभी हमने बताया यह सममात्रिक छंद है और प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 मात्राओं पर यति और अंत में लघु और गुरु होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। मंदाक्रांता छंद का गण क्रम है क्या? सही विकल्प इसमें होगा डी, मभ, मभन तथा गगा। ठीक है, यह वर्णिक सम्मत्र छंद के प्रत्येक चरण में मगण, फिर भगण, फिर नगण, फिर तगण, फिर तगण, फिर 2 गुरु के क्रम में 17 वर्ण होते हैं और 10वें और 7वें वर्णों पर यति होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न अगला है हमारा प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियां किस छंद से निबद्ध हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद क्या होता है? द्रुत विलंबित छंद में यह जो है इस वर्णिक समवृत्त छंद में वर्णिक छंद है। इसमें के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण, रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, पहले नगण, भगण, भगण, फिर रगण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है। एक और छंद है शिखरणी छंद। ठीक है, यह भी वर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, 6वें वर्ण के विराम के साथ इसमें गणों का क्रम है यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अंत में लघु और गुरु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है कौन सा? कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, यह असत्य है। ठीक, आगे देखेंगे। प्लेटो की बात करें तो इनका समय जो है वह 427 से 347 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। मूल नाम अरिस्तोक्लीस था। महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं जो हैं वह है इयोन, लॉस, रिपब्लिक, गॉर्गियोस, फिलेबुस, एपोलॉजी, सिंपोजियम। प्लेटो प्रत्ययवादी एवं आत्मवादी दार्शनिक थे। इन्होंने अपने इवोन नामक संवाद में काव्य सृजन या काव्य हेतु की चर्चा की है। इन्होंने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु माना। ठीक है, प्लेटो जो है उनका कहना है कि सभी प्रकार के समर्थ कवि अपनी काव्य रचना किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि दैवीय शक्ति से प्रेरित एवं अभिभूत होकर करते हैं। ठीक है, इनके अनुसार कवि में सृजन की क्षमता का प्रादुर्भाव अलौकिक शक्ति के रूप में होता है, कलात्मक सिद्धि के रूप में नहीं। ठीक, और प्लेटो के काव्य शास्त्र संबंधी कुछ और भी कृतियां हैं। ये कहते हैं काव्य अनुकृति की अनुकृति है। इनका कहना है कि काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही प्लेटो का मानना है कि काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। इसके साथ ये कहते हैं कि काव्य स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ कवि जो है स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का प्रसारक है। कलात्मक रचनाएं समाज के लिए अनुपयोगी हैं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्लेटो की विचारधाराएं हैं। अगला प्रश्न है प्लेटो ने नहीं माना है, क्या नहीं माना? तो चिंतन को कला साधन का आवश्यक अंग नहीं माना, ना मानना। ठीक है, इन्होंने चिंतक को कला साधन का आवश्यक अंग माना है। ये कवि व काव्य दोनों को व्यक्ति व एवं राज्य के लिए अहितकर मानते हैं। ये कवि को एवं काव्य दोनों को आनंद के लिए कहीं कहीं इन्होंने आत्मसंतोष शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, और ये कवि या कलाकार का चित्रण वास्तविकता और सत्य से 3 गुना दूरी पर मानते हैं। इन्होंने ईश्वर को सत्य माना है। ये कला में अनुकरण की बात करते हैं। ठीक है, ये बाकी सारी बिंदु सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये आप देख लीजिए, इन्होंने अनुकरण मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया था।
इनका उद्देश्य था मुख्य आदर्श राज्य निर्माण। प्लेटो के विचारों में बेमेल है क्या? सही विकल्प हो जाएगा डी, अमूर्त ज्ञान रूप एवं धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता। यह जो है प्लेटो के विचार से मेल नहीं खाता। रिपब्लिक के 10वें अध्याय में अनुकरण का प्रयोग प्लेटो ने वस्तु जगत के माध्यम से विचार जगत और कला जगत के बीच संबंध की व्याख्या के लिए किया है। प्लेटो विचार को सार्वभौम अमूर्त सत्य मानते हैं। उनकी प्रतिकृति एक ओर अनुकरण मूलक और दूसरी ओर विशिष्ट होने के कारण असत्य होती है। विचार केवल ज्ञान का विषय है जो रूपाकार धारण करने पर अनुकरण का विषय हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा पहला, कला प्रकृति की भावनामय और कल्पनामय अनुकृति नहीं है। यह अरस्तु का असत्य कथन है, बल्कि ठीक है। चलिए अरस्तु की बात करें तो अरस्तु जो थे इनके गुरु थे प्लेटो। ठीक, और यह इनके बारे में देख लेते हैं। अरस्तु का समय था 384 ईस्वी में या यूनान में जन्मे थे। इनका प्रमुख रचना है रिटोरिक, पॉलिटिक्स और पेरिपोएटिकेस। ठीक है, अरस्तु कहते हैं कला प्रकृति की अनुकृति है, अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया मानते हैं और ये भावनामय और कल्पनामय अनुकरण को स्वीकार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ये जो चीज़ें हैं ये सब अरस्तु मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बिंदु है हमारा, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। कितने? तो 6 अंग स्वीकार किए हैं। कथानक, चरित्र, विचार, पदयोजना, गीत और दृश्य। ठीक है, काव्य विद्वेषों के 5 आधार माने असंभव वर्णन, अयुक्त वर्णन, अनैतिक वर्णन, विरुद्ध वर्णन और शिल्पगत वर्णन। इनका मूल यूनानी नाम अरिस्तोतिलेस था, गुरु का नाम सिकंदर। ठीक है, और 400 लगभग ग्रंथ बताए जाते हैं। ये देखिए हमने बताया टेकनेक रिटोरिकेस भी है, वसीयतनामा है, दास प्रथा की मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है। यह एक भाषण है और भाषा एवं भावों का वर्णन है। इसमें काव्य के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन इसी में इन्होंने किया है। आगे बढ़ेंगे। त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है कौन सा? सही विकल्प हो जाएगा सी, कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं। ठीक है, चलिए हमने बताया था 6 माना था इन्होंने। कथानक का अर्थ देखिए, कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया। देश, काल और कार्य के अनुपातिक संयोजन के माध्यम से कथानक के निर्माण को सुनिश्चित किया। कथानक का अर्थ त्रासदी की विषय वस्तु का घटना विन्यास है। ठीक है, अरस्तु ने कथानक के लिए 3 विशेषण रखे, गंभीर, पूर्ण और विस्तृत। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है कौन सा? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की। यह बिल्कुल असत्य है। ठीक है, बाकी सारा सही है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की अगर हम बात करें तो अरस्तु ने पोएटिक्स के 6वें अध्याय में विरेचन के ट्रेजेडी के सिद्धांत को बताया है। विरेचन यूनानी शब्द कथारसिस। ठीक है, कथारसिस का हिंदी रूपांतरण है बाह्य विकारों की उत्तेजना और उसके समन के द्वारा मन की शुद्धि और शांति विरेचन कहलाती है। अरस्तु ने त्रास या भय और करुणा इन 2 भावों के विरेचन की चर्चा की है। ठीक है, अरस्तु का विरेचन संबंधी सिद्धांत प्लेटो के अनुकृति सिद्धांत के विरोध का परिणाम है। ठीक, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पेरिइस्सुस ग्रंथ के रचयिता हैं कौन? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, लोंजाइनस। लोंजाइनस ने उदात्त सिद्धांत दिया था। लोंजाइनस का यूनानी नाम लोंगिनुस था और ये ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी इनका समय माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1554 में इतालवी विद्वान रोबेरतेल्लो ने करवाया था। ठीक है, और पेरिइस्सुस मूर्ता भाषण शास्त्र रिटोरिक है। ठीक है, पत्र के रूप में इन्होंने एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए इसे लिखा था। ठीक, चलिए उदात्त का निरूपण सर्वप्रथम केकिलियुस नामक व्यक्ति ने किया था।
आगे बढ़ेंगे तो ये उदात्त महान आत्माओं की प्रतिध्वनि होती है, ऐसा लोंजाइनस मानते हैं। आगे बढ़ेंगे, लोंजाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित नहीं है, क्या? सही विकल्प हो जाएगा अत्यधिक शब्दा भंडार। उदात्त के स्रोत में अत्यधिक शब्दा भंडार नहीं, बल्कि शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर उदात्त के 3 अवरोधक तत्व इन्होंने माना है। ठीक है, इसके अलावा उदात्त के 5 स्रोत इन्होंने बताए। महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, भावों की प्रबलता, विचारों का समुचित प्रयोग, भव्य पद योजना और रचना की गरिमा एवं उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। ठीक है, पेरिउसुस में 44 अध्याय हैं टोटल। इसकी भाषा यूनानी है। ठीक है, इसे ऑन द सबलाइम भी इनका कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा लोंजाइनस के उदात्त संबंधी मान्यतानुसार संगत असंगत कथन है। कौन सा असंगत कथन है? सही विकल्प हो जाएगा ए, विषय साधन नहीं बल्कि साध्य है या असंगत है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यक है, विशद बिंबों की योजना उपादेय है, विषय का विस्तार पूर्वक होना चाहिए, ये सब सत्य है। विषय यहाँ पर साध्य ही है, साधन नहीं है। साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ठीक, इन्होंने प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। ठीक, जहाँ पर प्लेटो और अरस्तु ने उपदेशात्मकता और आनंद को काव्य और कला का मूल माना, लोंजाइनस ने आनंदानुभूति को। ठीक, क्रोंचे की मान्यता नहीं है, क्या? सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है। ठीक है, यह क्रोंचे की मान्यता नहीं है। बात करें क्रोंचे की, तो इनका जन्म इटली में 1866 में और निधन 1952 में हुआ। अभिव्यंजना का सिद्धांत दिया। इनका ग्रंथ है एस्थेटिक 1909 ईस्वी और लॉजिक 1917 ईस्वी। ठीक, इसके अलावा एस्थेटिक 1902, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1920, डिफेंस ऑफ पोर्ट्रेट 1933। ठीक, इसके अलावा ये मानते हैं कि अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। कला आंतरिक होने के साथ ही अखंड है, यह इनका मानना है। ये कहते हैं कला स्वयं स्फुटित होती है, अलंकरण कला का सहजात धर्म है। ठीक, कला केवल रूप है, वस्तु नहीं, इनका ऐसा मानना है। कला अखंड है, इसका विभाजन संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्रोंचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है, क्या? सही विकल्प हो जाएगा डी, मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। क्रोंचे की कला की सृजन प्रक्रिया संबंधी मान्यता में यह नहीं है। ठीक है, इनकी मान्यता है अभिव्यंजना स्वयं ज्ञान प्रकाश है, यह एक मानसिक क्रिया और एक आध्यात्मिक आवश्यकता है, यह कला के लिए है। ठीक है, इनका मानना, ये बाकी ये सारी पंक्तियां इनका सही है। ठीक, क्रोंचे के अनुसार कला सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है। क्रोंचे कला का कोई प्रयोजन स्वीकार नहीं करते, उनका मानना है कला के लिए होती है। क्रोंचे ने कला निर्माण के 3 चरण माने, संस्कार, अभिव्यंजना और सौंदर्य मूलक आनंद। सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण माना। ठीक है, क्रोंचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, क्रोंचे के संबंध में असंगत है, क्या? सही विकल्प है सी, क्रोंचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया, यह बिल्कुल गलत है। क्रोंचे एक आत्मवादी दार्शनिक थे और यह मार्क्स से नहीं बल्कि हीगल से प्रभावित थे। यह आत्मवादी दार्शनिक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आत्मवादी या प्रत्ययवादी दार्शनिक, ये देखिए आप इसको देख सकते हैं पूरा ग्राफ। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के
किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो सही विकल्प हो जाएगा बी, वक्रोक्ति सिद्धांत के। ठीक है, इन्होंने इसका विलायती रूप माना है। ठीक है, वक्रोक्ति सिद्धांत को। बाकी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन है। सही विकल्प हो जाएगा बी, वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। यह असंगत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कॉलरिज की बात करें तो सैमुअल टेलर कॉलरिज का जन्म 1772 ईस्वी इंग्लैंड में हुआ और इनकी रचनाएं हैं द फ्रेंड, चर्च एंड स्टेट, एज टू रिफ्लेक्शन, कन्फेंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट। कॉलरिज ने कल्पना और ललित कल्पना में प्रमुख रूप से यह अंतर माना है। देख लीजिए, ये मानते हैं कि यह कल्पना जो है बिंबों को विगलित कर एक नए रूप में परिवर्तित करती है और ललित कल्पना बिंबों को सिर्फ पास रख देती है, कोई परिवर्तन नहीं करती। कल्पना जैव कार्य पद्धति पर आधारित होती है जबकि ललित कल्पना यांत्रिक कार्य पद्धति पर। कल्पना प्रतिभा की उपज है और ललित कल्पना प्रज्ञा की। कल्पना अंतः प्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करती है और यह स्मृति से सामग्री ग्रहण करती है। आगे बढ़ेंगे। कॉलरिज ने कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत है। सही विकल्प हो जाएगा सी, वे मुख्य कल्पना को तर्क से और गौण कल्पना को समझ से जोड़ते हैं। यह कथन असंगत है क्योंकि कॉलरिज ने मुख्य कल्पना को समझ से और गौण कल्पना को तर्क से जोड़ा है। मुख्य कल्पना को समझ से और गौण कल्पना को तर्क से जोड़ा है। ठीक है, क्रोंचे कहते हैं मुख्य कल्पना सृजन है जबकि गौण कल्पना पुनः सृजन। मुख्य कल्पना अचेतन है, गौण कल्पना चेतन। मुख्य कल्पना के अस्तित्व में ही गौण कल्पना आश्रित है। ठीक है, यह इनका मानना है। ये देख लीजिए, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। आगे बढ़ेंगे। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कौन? कॉलरिज। ठीक है, कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जयवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह इनकी परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है? तो सही विकल्प है टी.एस. इलियट की। ठीक है, टी.एस. इलियट का जन्म 1888 में हुआ, मृत्यु 1965 में अमेरिका में। द वेस्टलैंड के लिए इन्हें 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इलियट ने परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा नामक लेख में निम्नलिखित बातें कही। देख लीजिए, ये कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक प्रजाति की अपनी सृजनात्मक मनोवृत्ति के साथ ही आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी होती है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया है। इसके अलावा इलियट कहते हैं कि कला दूर से देखी जाने वाली वस्तु है। काव्य का कवि के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। कवि अपने संसार का निर्माता है। कवि एवं कलाकृति दोनों परस्पर प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। व्यक्तिक प्रज्ञा परंपरा में असंबद्ध, निरपेक्ष एवं विच्छिन्न वस्तु नहीं है। ये कहते हैं कवि को अतीत का अर्थात परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए परंतु ज्ञान भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट का मत नहीं है क्या? सही विकल्प हो जाएगा डी, कला का संवेग व्यक्तिक होता है। यह टी.एस. इलियट का मत नहीं है। इनका व्यक्तिक परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट दी सेक्रेट वुड में संकलित है और ये कहते हैं कि कला व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उससे पलायन है। ठीक है, और टी.एस. इलियट कहते हैं कि उन्होंने स्पष्ट किया कि लेखक एवं कवि का व्यक्तित्व एक उत्प्रेरक की तरह होता है जो रचना को प्रभावित तो करता है परंतु उसमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आप देख लीजिए बाकी सारे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है हमारा, किस कथन से इलियट सहमत नहीं है?
देखिए इतने कथन दिए हुए हैं। सही है ए, परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। यह कथन से इलियट सहमत नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि बाकी सारा इनका सही है कि परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, ये सब सही है। ठीक है। और ये कहते हैं कि स्वच्छंदता का विरोध करते हुए परंपरा को परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका मानना है परंपरा के बिना कभी छाया मात्र और अस्तित्व रहित है। परंपरा को गत्यात्मक माना है। परंपरा ना तो रूढ़ि पालन है और ना विरासत से प्राप्त वस्तु है। परंपरा का संबंध इन्होंने संस्कृत से जोड़ा। परंपरा को वर्तमान से अलग नहीं बल्कि उसका ही एक हिस्सा इन्होंने माना है। ठीक है, चलिए हमने बता दिया, बाकी आप इसमें से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। सही उत्तर होगा टी.एस. इलियट। ठीक है, टी.एस. इलियट और कहते हैं कि कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता, वह तो माध्यम मात्र है। यह भी पूछा जाता है। इसके अलावा इनका और एक कथन है कि कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति की अपेक्षा व्यक्तित्व के से पलायन है। ठीक, प्लेटो का महत्वपूर्ण कथन है, कला जगत वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का अनुकरण होने के कारण और भी मिथ्या है। अरस्तु कहते हैं अनुकरण हूबहू नकल न होकर पुनः सृजन या पुनर्निर्माण है। क्रोंचे का कथन है सहजानुभूति अभिव्यंजना का आंतरिक प्रक्रिया है। ठीक, टी.एस. इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इनकी कृतियां हैं द सेक्रेट वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सिलेक्टेड एसेज, एसेज एंसेंट एंड मॉडर्न, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये इनका कथन है महत्वपूर्ण। कविता का भाव निर्वैयक्तिक होता है, इनका मानना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी के प्रमुख साहित्य परंपरा है कौन सी? तो सही विकल्प है डी, प्रगतिवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है कौन सा? सही विकल्प हो जाएगा सी, यथार्थवादी चित्रण या पदार्थ के मात्र नकल हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम आगे देखें, जो मार्क्सवाद के प्रवर्तक हैं वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं। ठीक है, मार्क्सवादी अन्य धारणा है जो कभी कभी पूछ सकता है परीक्षा में, वो भी आप याद रखिएगा कि मार्क्सवाद राष्ट्रवाद का भी विरोध करता है। मार्क्सवाद के अनुसार राष्ट्रवाद एक मिथ्या चेतना है। कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। मार्क्सवाद राज्य का विरोध करता है और यह एक जटिल विचारधारा है। मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक हैं लुकास, लेनिन, माओ त्से-तुंग, ग्रास्मी, कॉर्डवेल। ठीक है, ये सारे इतने। ठीक, आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन है कौन सा? यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सही कथन है चौथा, वर्ग अचल एवं अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं है। यह असंगत है, बाकी सारे कथन सही हैं। ठीक है, साहित्य वर्गों के बीच विचारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है, सही है। साहित्य श्रमिक वर्ग एवं जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है, सही है। इसके अलावा साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है तो उनकी जड़ें भी खोद सकता है, यह भी सही है। ठीक है, अन्य मार्क्सवादी चिंतन की बात करें तो प्रगतिशील चेतना साहित्य के आदर्श मार्क्सवादी बोध के आधार पर तय करती है और कला को स्वोद्देश्य बनाती है। साहित्य क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है, यह मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार माना जाता है। और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य
एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद अंग्रेजी के पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी रूपांतरण है। उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं हम देख सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद व्यक्ति को सामाजिक तंत्र का पुर्जा न मानकर उसे एक अस्मिता पूर्ण अस्तित्व प्रदान करती है। उत्तर आधुनिकतावाद व्यक्ति या सामाजिक इकाइयों की स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क करती है। यह अतिबौद्धिकता का त्याग करती है। कवि किसी एक निश्चित काव्य रचना के लिए बाध्य नहीं है, वह मुक्त निर्माण करता है। कविता मुक्त विचरण करती है। यह उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा की उत्पत्ति के संदर्भ में दो मत हुए कि ये इसकी उत्पत्ति तीसरी दुनिया के गरीब देश निकारागुआ में हुआ, और एक अवधारणा है कि इसकी उत्पत्ति साम्राज्यवादी देश अमेरिका और यूरोप में हुई। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है क्या? तो सही विकल्प है डी, साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापन शामिल नहीं है, बल्कि भूमंडलीकरण, एक संस्कृति का दूसरी पर आधिपत्य, सूचना का साम्राज्यवाद, यह सभी शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तर आधुनिकतावाद में विद्वान की जगह अनुभव की वापसी है। यह आत्मा का द्वंद्व है, सार्वभौम वैधता का समर्थन है, भिन्नता का समर्थन है। ठीक है, फ्रांको इस ल्योतार को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन है। तो कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है हमारा वह है सी, रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। यह असंगत है, बाकी सारे कथन जो हैं वे सभी संगत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में। ठीक है, रचनाकार का प्रभाव की प्रकृति एवं गुणवत्ता पर टिका हो रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं, यह संगत है। ठीक, फ्रेडरिक जेम्सन ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म में उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। ये उसे उपभोक्तावादी पूंजीवाद भी या वृद्ध पूंजीवाद भी कहते हैं। इसी आधुनिकतावाद में विचारधारा का अंत, लेखक की मृत्यु, इतिहास का अंत, आलोचक की मृत्यु आदि मृत्युओं की घोषणा की गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता, यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है? सही विकल्प है बी, विखंडनवाद। ठीक है, विखंडनवाद। आगे बढ़ेंगे। विखंडनवाद के जो उद्भावक आचार्य हैं वे हैं जॉक देरिदा। जॉक देरिदा का समय 1930 से लेकर 2004 तक है। ठीक, इनकी जो विखंडनवाद है, विखंडन को समझने के लिए पाठ को समझना अनिवार्य है। पाठ से तात्पर्य वह रचना जो चिन्हों की अर्थगर्भित व्यवस्था से निर्मित होती है। पाठ मुख्यतः दो प्रकार के, साहित्येतर पाठ और साहित्य पाठ। ठीक, अगर हम बात करें जॉक देरिदा की, तो जॉक देरिदा की प्रमुख रचनाएं हैं स्पीच एंड फेनोमिना 1967, द एंड ऑफ मैन, राइटिंग एंड डिफरेंस ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967, राइट टू फिलॉसफी 1990। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। अभी हमने बताया जॉक देरिदा। ठीक, इनके गुरु का नाम फूको था। ठीक, और ये आप देख लीजिए, इनके ग्रंथों को हमने बता दिया। अगला प्रश्न है, साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है। कौन सा? तो 20वीं शताब्दी का 7वां दशक। चलिए आगे बढ़ेंगे। विखंडनवाद की अवधारणा के बारे में बात करें, यह पाठ पर आधारित अवधारणा है। भाषा में लिखा जा रहा हर पाठ विखंडनवाद है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षेपित है।
पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत की बृहद मीमांसा में जायसी के इतिहास और भूगोल के ज्ञान को काफी विस्तार से खंगाला है। उनके अनुसार अलाउद्दीन के समय की और घटनाओं का भी जायसी को पूरा पता था। मंगोलों के देश का नाम उन्होंने हरेव लिखा है। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों के कई आक्रमण हुए थे, जिनमें उन सबसे जबरदस्त हमला 1303 में हुआ था। 1303 में ही चित्तौड़ पर अलाउद्दीन ने चढ़ाई की थी, यह मानना है। पूरा बताते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो यह एक जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, उपन्यासकार, ललित निबंधकार और बहुश्रुत आचार्य हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अन्य कथन है चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक, पद्मावती समय रासो का 20वां समय या 20वां सर्ग है, जिसमें चंद्रबरदाई ने श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स एवं भयानक रसों का सजीव अंकन किया है। टोटल 69 सर्ग या समय है, जिसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है मन अति भयो हुलास बिगस जनु कोक किरण रवि अरुण अधर तीय सधर बिंब फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख हुआ है? सही विकल्प है सी। ठीक है, यह जो काव्य पंक्तियां हैं पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं। ठीक है, 12वीं शताब्दी में यह महाकाव्य रचा गया। ठीक, चलिए, मिश्र बंधुओं ने इसके बारे में लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में देखा है। ठीक, और यह पिंगल शैली में रचा गया है और इसमें पद्मावती का नखशिख वर्णन 56 छंद में किया गया है। ठीक है, 56 छंद में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कम मान बान छूटहि अपार लागंद लोह इस सारी धार घमसान धान सब वीर सेत वन श्रोण बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? सही विकल्प है सी। पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में यहाँ पे वर्णन है। ठीक है, इस युद्ध का वर्णन पद्धरिया छंद में इन्होंने किया है। ठीक है, बच्चन सिंह ने कहा कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनैतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कैमासवध इसका एक महत्वपूर्ण सर्ग है और इसको पूरा किया था चंद्रबरदाई के पुत्र जलहर ने। चंद्रबरदाई को 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। ठीक है, शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि और इनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ एक ओर ज्ञान निकलता है, दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण भावना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। बाबू श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। विजेंद्र स्नातक कहते हैं कि कबीर सभी मनुष्यों को एक ही शक्ति से उत्पन्न मानते हुए उसमें ना तो किसी प्रकार का भेद देखते थे और न देखने को कहते थे। उन्होंने जीवन में समानता, दया, करुणा, संतोष, प्रेम, सदाचार, पूर्ण जीवन, सत्य, अहिंसा आदि मानवीय भावनाओं का सूत्रपात किया है। ठीक, चलिए, जितना कुछ का था हमने बता दिया। ये देखिए एक पंक्ति और है सूर्यदास जी की। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है,
और रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। इन्हें भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। श्याम सुंदर ने पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? सही विकल्प है बी, सूफी साधना पद्धति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दुल्हन गावों मंगलचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? सही विकल्प है डी, दाम्पत्य प्रेम को दिखाया है यहाँ पे कबीर ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने देखिए यहाँ पे क्या कहा है, कभी हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ठीक है, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम शेख तकी है और कबीर के गुरु का नाम वैसे रामानंद जी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक अजंबा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंध चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला कै गुरु आगे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बैलहि डारी गुनी घर आई, कुत्ता कूले गई बिलाई। ठीक है, कितनी अच्छी लाइन है। तो यह और भी आगे है भी, तली करी सासा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीन्यू त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत है, क्या असंगत है? तो सही विकल्प हो जाएगा भक्त की चरम दशा, यही असंगत है। ठीक है, बाकी इस पद में उलट बसिया है, योग की साधना पद्धति है और गेयता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ शुक्ल जी ने कबीर के बारे में कहा है महत्वपूर्ण कथन। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीर के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वह बौद्धिक आलोचना के विषय में नहीं है। अगला प्रश्न है, मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है क्या? मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं, यह अनुपयुक्त है। ठीक है, बाकी सारे कथन सही हैं कि मीरा के काव्य में बिछोह की तड़प ज़्यादा है, प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है और इनके काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा मीरा के काव्य के संदर्भ में कहते हैं, मीरा का काव्य आंसुओं के जल से सिक्त, पल्लवित एवं पुष्पित, प्रेम बेल के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। ठीक है, चलिए आगे आप सभी जानते हैं मीराबाई के बारे में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, या ब्रज में कुछ देख्यो री टोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति ले लेहूँ री कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित है क्या? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण। ठीक है, वर्तमान का विस्मरण किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में जो है वो इसमें मीरा ब्रज की गोपियों का कृष्ण प्रेम दर्शा रही हैं। वे कहती हैं कि किसी ने उनके ऊपर जादू टोना कर दिया है। वह दही बेचने घर से निकलते हैं, किंतु आगे जाने पर राह में श्याम मिल जाते हैं तो अपना सुध बुध खो बैठती हैं। ठीक है, और दही की जगह श्याम सलोना ही लोगों को बेचने लगती हैं कि दही ले लो, दही ले लो, नहीं श्याम सलोना ले लो, श्याम सलोना ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने मीरा को राजपुताने की मरुस्थली की मंदाकिनी कहा है, याद रखिएगा। रैदास इनके गुरु थे, माधुर्य भाव की कवित्री थी, कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। अगला है, जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है। सही विकल्प है कृष्ण। ठीक है, रावल जोगिया जोगी इन्होंने कहा है। आगे देखेंगे, आगे इसमें से आपको रोक के अगर कुछ पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधव, ते सब बसत ईसपुर काशी। में ईसपुर से व्यंजित शब्द है, ईसपुर का अर्थ, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा शिव की नगरी। ठीक है, चलिए
इसमें जो सूरदास की ये पंक्ति है भ्रमर गीत सार से ली गई है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, गोकुल के सब लोग कृष्णोपासक हैं, आप तो हम लोगों को अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं। अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर जी के नगरी काशी में रहते हैं, वहाँ जई हो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, आए जोग सिखावन पाड़े, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है। सही विकल्प है बी, प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना। ठीक है, चलिए, मतलब उन्होंने कहा है कि निर्गुण उपासना सगुण उपासना एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, वे वही कहती हैं उनको, उद्धव को तंज करते हुए कि हे सखी देखो तो, योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आ गए हैं। वे कहते हैं, हे उद्धव, तुम अच्छी तरह जानते हो धनिया धान और काशी फल, इन तीनों की खेती एक स्थान पर होना संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। नागरी नारी भले बूझेंगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति में अभिव्यंजित नहीं है क्या? यशोदा का कृष्ण प्रेम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये आप देख लीजिएगा, 12 स्कंद है इसमें। अगला प्रश्न है, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, नंद दुलारे बाजपेयी, डॉक्टर मैनेजर पांडे और कवि विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। ठीक है, चलिए, शुक्ल जी ने भ्रमर गीत को उपालंब काव्य या ध्वनि काव्य कहा है। सूरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये वाली पंक्ति कई बार पूछा है परीक्षा में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। ठीक है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया? आषाढ़ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पद्मावत के बारे में आप लोगों को बहुत बता दिया है और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगला प्रश्न है, टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारय झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है क्या? तो वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे शुक्ल जी ने लिखा है, पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न है, यह पंखी के नियर होई कहे बिरह कै बात, सोई पंखी जाय जरी तरीवर होय निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में क्या माना? ऊहात्मक पद्धति। ठीक है, ऊहात्मक पद्धति। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ये उस प्रश्न विकल्प उस जो लाइन है उसका अर्थ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला है, प्यू सो कहूँ संदेशड़ा, हे भवरा हे खाक, सो धनी बिरहे जरी मुई तेही का धुआं हम लाग। में भंवरे और काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है क्या? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आवेग की दशा में यही उचित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ये उपयुक्त पंक्तियों में देखिए, उनकी रानी के हृदय में सहानुभूति की संभावना कैसे हो सकती है? भंवरा और कौवा दोनों उस विरह अग्नि के धुएं में जल के काले हो गए हैं जिसमें मैं जल रही हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। टोटल 57 खंड हैं। अवधि का प्रथम महाकाव्य है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा गया है। विजय देवनारायण ने पद्मावत को अपने हिंदी में अपने ढंग की अलग ट्रेजेडी कहा है। ये सब याद रखिएगा लाइनें। जानत हूँ हरि रूप चराचर, मैं हठि नैन न लावों, अंजन केस शिखा जुवति तह, लोचन सलभ पठावों। में रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है क्या? बी, पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान। ठीक है, यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और यह जो पंक्ति ली गई है यह विनय पत्रिका से ली गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। विनय पत्रिका से जो भी हमने पंक्ति पढ़ी, ये पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है, ठीक। और यह गेय शैली में, पत्रात्मक शैली और ब्रजभाषा में लिखा गया है विनय पत्रिका। और यह जो पंक्ति है गेय शैली में लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इनकी पहली रचना तुलसीदास की वैराग्य संदीपनी अंतिम कवितावली को माना जाता है। कुछ लोग रामलला नेहरू को भी मानते हैं। अगला प्रश्न है, भलौ पहुँच राम को कहें मोहि सब नर नारी में पहुँच से अभिप्राय है, तो सही अर्थ हो जाएगा नीच, ठीक है। यह जो पंक्तियां हैं वह भी विनय पत्रिका से ली गई है। इसमें आत्मनिवेदन और राम की भक्ति की याचना की गई है। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी के राम से फरियाद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गज उधारी हरि थप्यो विभीषण ध्रुव अभिचल कबहू न टरै अम्बरीश की साप सुरति करि अजहू महामुनि ग्लानि गरै में महामुनि से आशय है दुर्वासा ऋषि, ठीक है। यह रामचरितमानस से ली गई है पंक्ति। अम्बरीश कौन थे? इक्ष्वाकु वंशीय परम राजा थे, ठीक है। इनके बारे में आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो पूरा विस्तार से नहीं बता सकती। वीडियो रोक के आप पूरी कहानी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पढ़ना ज़रूरी है, आप इसे पढ़ भी लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया? तो रामानंदी संप्रदाय में, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई जा तन की छाई पड़े श्याम हरित दुति होई में रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है। क्या संकेतित नहीं है? गौर वर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना, यह संकेतित नहीं है। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी, मेरे संसारिक कष्टों को दूर करिए। जिनके पीली आभा वाले शरीर की छाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण की धुति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, कृष्ण जी की फीकी कांति हो जाती है, वैसी हे राधा जी आप मेरे सभी कष्टों को दूर करें, ठीक है। बिहारी जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था और ये राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे, ठीक है। इनको श्री राधाचरण गोस्वामी ने पीयूष वर्णी मेघ की उपाधि दी है। इनकी रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सनी कज्जल चख झक लगन उपज्यों सुदिन स्नेहु क्यों न नृपति हैं भोग वे लहि सुदेशु सबु गेहूँ। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, ज्योतिक विषय ज्ञान का, ठीक है। यहाँ पे आप रोक कर इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। तो परवारो उर्वशी सुधिराध के सुजान तू मोहन के उर्वशी हैं उर्वशी समान में रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ किया है। तो क्या अर्थ इन्होंने इसमें रत्नाकर जी ने किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, अप्सरा विशेष और उर में बसी और विभूषण विशेष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इस दोहे का अर्थ अगर आपको पढ़ना हो रोक कर वीडियो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी भी है, आप इसे को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? सही विकल्प हो जाएगा डी, फिर चित उत ही रहत टूटी लाज की लाव अंग अंग छवि झाँर में भयो भौर की नाव। इसमें भक्ति नहीं है, भक्ति का सार तत्व नहीं है, बाकी सभी में भक्ति का सार तत्व है। इसमें पूर्वानुरागी स्नेह दशा का वर्णन है, ठीक है। नायक की स्नेह दशा का वर्णन इसमें किया गया है, बाकी सारे तीनों में भक्ति है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें भी रोक करके आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए शुक्ल जी ने कहा है, इनके महत्वपूर्ण कथन है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा, दुजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनके बारे में आप ये देख लीजिएगा, घनानंद के बारे में। अगला प्रश्न है, मीत सुजान अनीत करौ जिन हा न हुजिए मोहि अमोहि ढीठ को कम और कहूँ नहीं ठौर फिर दृग राव रे रूप की दोही एक विसास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही हऊँ घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासन मारत मोही। उक्त सवये के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, डीठ और ठौर। डीठ ठौर में विरोध का भाव नहीं है, बाकी सब में है। मीत अनीत, जीवन मूल, प्यासनी, मोहि अमोही सब में विरोधी भाव है, डीठ ठौर में नहीं है। ठीक, यहाँ पे आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। अगला है, आस ही आकाश मधि अवधि गुने बढ़ाए चौपनी चढ़ाए दिनों खेल सोयहे निपट कठोर ये हों ऐचत न आप और लाडले सुजान सौ दुहेली दशा को कहें अचिर जमई मोहि भई घनानंदयं हाथ साथ लाग्यो पै समीप न कहूँ लहे बिरह समीप की झकोरनि अधीर ने नीर भी ज्यो जीव तव गुड़ी लो उड्यो रहे में कौन सा अलंकार नहीं है? इतनी बड़ी पंक्ति देके अलंकार पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा अपहुनति। अपहुनति अलंकार, सॉरी इसमें कौन सा अलंकार नहीं है, यही तो पूछा है। इसमें अपहुनति अलंकार नहीं है। चलिए इसमें होगा कौन सा अलंकार है? अपहुनति अलंकार है। ठीक है, चलिए अच्छा अपहुनति अलंकार नहीं है, सही पूछा है, अपहुनति अलंकार नहीं है। बाकी इसमें रूपक, व्यतिरेक और उपमा सभी अलंकार हैं। ठीक, यह पंक्ति सुजान हित से ली गई है, सुजान की। बाकी सारे अलंकारों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे तब ते अनोखी आगी लागी रही चाह की। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है इस पंक्ति में विरह का कारण है क्या? तो पूर्व राग। ठीक, पूर्व राग विरह का कारण है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है इनके बारे में, ये पंक्ति आप पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कमायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, कमानी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो सही विकल्प है बी, गजानन माधव मुक्तिबोध का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नगेंद्र ने कमानी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। अगला प्रश्न है, ये देखिए, शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कंपोजिशन कहा, नगेंद्र ने क्या कहा है देख लीजिए। अगला प्रश्न है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है क्या? तो सही विकल्प है डी, मनु का सौंदर्य वर्णन। ठीक है, चलिए इसको आप रोक के वीडियो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कमायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। कमायनी के पात्रों को देख लीजिए और रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन को भी देख लीजिए। नंद दुलारे वाजपेयी ने कमायनी को नए युग का प्रतिनिधि कहा। ठीक है, अगला है, और उस मुख का वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है क्या? तो सही विकल्प हो जाएगा सी। अब हम फटाफट यहाँ पे प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आप इसका विस्तार पढ़ लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? तो सही विकल्प है बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो डी, अनामिका में। ठीक है, आप यहाँ पे रोक दिए हैं, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम फटाफट सॉल्व करते हैं। राम की शक्ति पूजा में उपयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है? सही विकल्प है डी, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। अगला प्रश्न है हमारा, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी, नामवर सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में आप देख सकते हैं विस्तार से, वीडियो रोक करके। अगला प्रश्न है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे, कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। क्या सही है इसमें? ए, सही विकल्प है ए। ठीक है, छोटा कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा। चलिए इसमें देखिए, इसके विस्तार को आप देख लीजिएगा, ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सॉरी, शमशेर बहादुर सिंह का एक कथन है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार पर स्वीकार, इस ओर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी, मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? सही विकल्प है लेखक की। ठीक है, यह गोदान से लिया गया है कथन। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा सी। ठीक, वृंदा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं, थाना पुलिस कचहरी अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, कोई लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है, गोदान में यह कथन किसका है? तो सही विकल्प है ए, राम सेवक का। ठीक है, बाकी कथन भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये सभी भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र की मृणाल की व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है? सही विकल्प है डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है क्या? मनोवैज्ञानिक। ठीक, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है क्या? ए, अगला सही उत्तर है डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप लोग, भूल गए हैं कि जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, बिंदा। ठीक है, यह बिंदा का कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष कब है? 1979 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है किसका? पार्श्वी वृत्ति का। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी। ठीक है, सही विकल्प है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। राम मनुष्य है, पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक ... है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघवः करुणो रसः के आधार पर रावण के संबंध में रिक्त स्थान हेतु प्रयुक्त विकल्प है क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शील और करुणा का संबंध। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है,
उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है, क्या? सही विकल्प है ए। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, इसको सभी आप पढ़ लीजिएगा। कफन कहानी के संबंध में असंगत है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है, सही विकल्प है बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अज्ञे की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम है, सही विकल्प है सी। जितना नीचे भी दिखाई दे रहा है विस्तार में उसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप इसे रोक कर जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है, क्या? पानी की भांति उलीचना। ठीक, चलिए इसको आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, टार्च उठाकर देखा दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए उपयुक्त किया है? सही विकल्प है डी, खटमल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है, क्या? बी, सही विकल्प हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी, सही विकल्प है ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नड रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण था, क्या? सही विकल्प हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, क्या? सही विकल्प है ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबद्ध नहीं है? सही विकल्प हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है, क्या? सिपाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है, क्या? सही विकल्प हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से अवधि के प्रारंभिक कृति मानी जाती है, कौन? ए, चंदायन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत है, क्या? सही विकल्प हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, पृथ्वीराज रासो, सही विकल्प है बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है, सही विकल्प है ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता है, सही विकल्प है सी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है, क्या? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, रायपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली है? गुजराती, विकल्प सही है डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही विकल्प है बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है, क्या? लरी, सही विकल्प है सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, सही विकल्प है बी।
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। सही विकल्प है डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। सही विकल्प है सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? सही विकल्प है डी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं? सही विकल्प है सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? सही विकल्प है डी, सॉरी बी। ठीक है, बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पूरा समासों के बारे में बताया गया है विस्तार से, इसको जरूर देख लीजिएगा आप सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। कौन सा अनुपयुक्त कथन है? सही विकल्प हो जाएगा बी। ठीक, और इसके बारे में विस्तार से आप देख लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक करके। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है क्या? सही विकल्प हो जाएगा ए, संबंध बोधक। इसके बारे में विस्तार से आप इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा हमने लास्ट में जल्दी जल्दी कर दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, समय अभाव के कारण वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। मिलते हैं अगला प्रश्न पत्र लेकर के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नया प्रश्न पत्र लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।